हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी और ल्यूसेंट के ऊपर में आधारित जो एक विशेष श्रृंखला है हमारी, उसको हम लोग जो है फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन के अंदर में भी हम लोग काफी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे उनको देखने वाले हैं। और आप लोगों में से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट सा कोट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, ठीक है, देन जस्ट फॉलो इट, रीच ऑन द टॉप और पीक एंड चेंज द रूल। ये सबसे एक अच्छा एटीट्यूड होता है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, ठीक है, कई बार होता है कि सामाजिक तौर पर, ठीक है, आर्थिक तौर पर बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को नहीं पसंद होती है। जो है गवर्नमेंट के स्तर पे बहुत सारे फ्लॉज है, हमारे शिक्षा का जो माहौल है उसके अंदर में बहुत सारी कमियां हैं। अगर आपको उन सारी चीजों के अंदर में कमियां दिखती है और आप चाहते हो उनको चेंज करना, तो कई बार होता है कि हमें उसको फॉलो करना होता है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, रीच पे टॉप पे पहुंचना होता है और उस रूल को ही चेंज कर देना होता है। ये सबसे बेस्ट एटीट्यूड होता है कभी भी जो है किसी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का और किसी चीज से बदला लेने का। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े स्तर के ऊपर में पहुंचोगे और उसी कड़ी के अंदर में हम लोग जो है यहाँ पर में आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। आप लोग टीचर ही नहीं बल्कि बड़े स्तर के ऊपर में कई सारे आप लोगों में से ही कई सारे लोग जो है बड़े स्तर के ऊपर में अधिकारी भी बनोगे। इसका पहला ही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ठीक है, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सो कॉल्ड जो है छोटी जाति का, ठीक है, तो उससे क्या किया जाता था, उसको बोला जाता था कि अलग रहो, ठीक है, उसको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, ठीक है, उसके साथ में कोई व्यवहार नहीं रखा जाता था, उसको उसको जो है कोई सामाजिक समारोह में नहीं बुलाया जाता था। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी चलती थी, ऐसी ऐसा माना जाता था कि वो खराब है, इम्प्योर है। तो फ्रेंड्स, यहां पर में अस्पृश्यता जैसी जो कुरीति थी उसको आर्टिकल नंबर 17 के तहत खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93% लोगों ने सही आंसर दिया है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एसएससी सीपीओ के अंदर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है, 23 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हो कि आप लोग केवल सीटेट के लिए नहीं, क्योंकि ये सीटेट के अंदर में भी आ चुका है क्वेश्चन, ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में आ चुका है, आप लोगों का जो है वो यूपी पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, एसएससी सीपीओ में आ चुका है। तो आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये आपके लिए एक हथियार है बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, चलिए, तो अस्पृश्यता जो है फ्रेंड्स इसको खत्म कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 17 के तहत। ये दंडनीय अपराध है। DSSS भी टीजीटी का क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन 15 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट नंबर 3 में टीजीटी सोशल स्टडीज फीमेल शिफ्ट के अंदर में पूछा गया प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर की आवाज ही काफी है। चलो, थैंक यू निक्की कुमारी जी। देखिए, अस्पृश्यता का जो संविधान से हटा दिया गया है आर्टिकल नंबर 17 के तहत, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? अब मुझे आप चारों की चारों नदियां बता दीजिए कि कौन किसकी सहायक नदी है। एक बार सभी लोग, जी हाँ, टीआरई 1 में भी आया था सर। देखिए, सुगंधा गुप्ता ने बता दिया कि टीआरई 1 के अंदर में भी आया था। तो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी की एक सहायक नदी है? ब्यास, गंडक, तुंगभद्रा, मानस। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्यास नदी जो है ना, ये आप लोगों की सतलज नदी की सहायक नदी है, सतलुज में जाकर मिलती है और फाइनली जाकर जो है ये सिंधु नदी, इंडस रिवर में या सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये तुंगभद्रा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों का केवीएस टीजीटी में आया था, केवीएस टीजीटी, ठीक है, 2018 के एग्जाम में आया था ये तुंगभद्रा वाला क्वेश्चन। मानस नदी जो है आप लोगों की, ये याद रखना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मानस। तो एक बच जाता आप लोगों का गंडक नदी। तो गंडक नदी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। बाकी जो है, बाकी किस किस की सहायक नदी है ये मैंने आपको बता दिया। सहायक नदी का मतलब होता है कि जो एक मेन नदी के अंदर में अपना पानी जो है वो डाल देती है। ओके, तो सहायक नदी कहलाती है वो। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंडक नदी। आप लोग देख सकते हो ये गंगा नदी यहाँ पर में आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से ये पूरा गंगा नदी है। ओके, तो गंगा नदी की काफी सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती नदी, ठीक है, जो लखनऊ जिसके किनारे पे बसा हुआ है, घाघरा नदी, ठीक है, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है, महानंदा नदी, सोन नदी, बेतवा, केन, ये सारी की सारी गंगा नदी की सहायक नदियां है। ओके, ये याद रखना है। यमुना, गंगा नदी की सहायक नदी। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ब्यास किसकी है, तुंगभद्रा किसकी, मानस किसकी? लास्ट में पूछू क्या आप लोगों से सवाल? रेडी है आप लोग?
कितने लोग रेडी है हाथ ऊपर करके बता देंगे। अगर मैं आप लोगों से लास्ट में इन चारों में से कोई भी एक पूछ लूं, ठीक है, तो आंसर करने के लिए रेडी है? चलिए बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज ईद है, और ईद के दिन भी आप लोगों के लिए क्लास ली जा रही है। सब कुछ पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हर एक चीज के लिए आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को बेस्ट जो है वो यहाँ पर में सर्विस दी जा सके। तो फ्रेंड्स 51% ऑफ है आज आप लोगों का 12 बजे तक। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आज जो है काफी सारी जो पर्क्स है, काफी सारी चीजें हैं आपके कोर्स के अंदर में ही आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप आज 12 बजे से पहले जो है कोई भी कोर्स बीपीएससी टीआरई 4.0, केवीएस का, सी टेट का, जे टेट का, यूपी टेट हो जाए, सुपर टेट का आप ले सकते हो, ठीक है, बीएस टेट का हो जाए, डी ट्रिपल एस भी हो जाए, ये सारे के सारे जो कोर्सेस आप लोगों के, आप लोग इसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। ओके चलिए, तो 51% ऑफ है। कैसे आपको जुड़ना है, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पे चले जाइए डायरेक्टली। नाउ फ्रेंड्स देखिए, ओजोन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको ना आज के आज यही के यही ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो याद करवाने की कोशिश करता हूँ, कि आज के आज अभी के अभी आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए। देखिए, विश्व ओजोन दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ठीक है। आज क्या है, आज कौन सी तारीख है, ठीक है, पता है ना आज? तो आज 16 सितंबर, तो आज के दिन आज क्या है, वर्ल्ड ओजोन डे है। तो हैप्पी वर्ल्ड ओजोन डे आप लोगों को। एक्चुअली फ्रेंड्स हुआ क्या था कि आज ही के दिन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो साइन किया गया था आज ही के दिन, ठीक है। तो 16 सितंबर 1987 को, इसी वजह से जो है हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है आप लोगों की कनाडा के अंदर में, तो वहां पर में ये साइन हुआ था। ये ओजोन जो लेयर है हमारी पृथ्वी की, जो हमें सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना। ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। तो ओजोन की लेयर जो खत्म हो रही थी हमारे जो है इंसानों की हरकतों के वजह से, ठीक है, उसको बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम लोगों ने ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया था। तो 16 सितंबर को जागृति, जैसे अब देखिए यहाँ पर में क्या हुआ कि आप लोगों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, मैंने आपको बताया, आपको ओजोन के बारे में बताया, अब आप लोग ओजोन के प्रति जागरूक हो गए। तो देखिए उनका मिशन सफल हो गया, ओजोन को बचाने के प्रति जागरूकता ही फैलाना तो मकसद था इसका, ये डे बनाने का, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इवन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोग देख सकते हो कि कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में काफी सारी चीजें भी डाली गई थी आप लोगों की, कि कैसे ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होती है। ओजोन लेयर सबसे ज्यादा जो डिप्लीट हो रही थी फ्रेंड्स, वो हो रही थी आपकी जो दक्षिणी जो ध्रुव है, ठीक है, अंटार्कटिका, उसके पास में सबसे ज्यादा ये डिप्लीट हो रही थी। अब धीरे 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 उसका डिप्लीशन कम हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन, लो कर लो बात। अधिकारी बनने के तरफ में आगे बढ़ते जा रहे हो आप लोग, पावर आने वाला है आप लोगों के पास में, ठीक है। एक पौवा, मतलब वो वाला पौवा नहीं यहाँ पर में, ठीक है, पौवा चढ़ा के आई, वो वाला पौवा नहीं, पौवा मतलब बेसिकली वो जो बोलते हैं ना अवधि के अंदर में, पौवा, पावर, आपका पावर आने वाला है आप लोगों के पास में, क्योंकि आप लोगों के पास में एक हथियार आ चुका है, ठीक है, ज्ञान रूपी हथियार, जिससे आप कोई भी एग्जाम, बड़ी बड़ी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। पता चले कुछ लड़के यहाँ पर में खुश हो गए, कुछ लड़कियां भी खुश हो गई, सब पौवा आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, वो वाला पौवा नहीं, हाँ, पावर वाला पौवा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये रिलेटेड है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ये साइन हुआ था, इसी वजह से 16 सितंबर को आप लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। तो देखिए आप लोगों को याद हो गया दोनों की दोनों चीजें। अब जल्दी से एक बार सेशन को, जल्दी से सभी के सभी बच्चे जो है सेशन को लाइक कर देंगे, और हर जगह पे जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोगों ने। बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो पढ़ानी है अभी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ानी है मैंने, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, देखिए आरआरबी जेई के अंदर में, एसएससी सीएचएसएल के अंदर में, एसएससी जेई के अंदर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो आप लोग। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं मैं, ठीक है। नॉलेज का कैप्सूल मुझे नहीं मिला, अंशिका सिंह जी, आपको प्रीमियम नंबर दिया गया पेड क्लास के अंदर में, पेड वाले जो स्टूडेंट है उनको एक प्रीमियम नंबर दिया गया, जिसपे व्हाट्सएप पे आप जो है वो टीम से बात कर सकते हो, तो उस पर कर लीजिएगा, वो आपको वो गाइड कर देंगे कि कैसे मिलेगा वो आपको कैप्सूल। ओके, मतलब कैप्सूल खाने वाला नहीं, वो वीडियो एक हमारी सीरीज है, ओके, वो मिल जाएंगी आपको। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है, अब देखिए
यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन, भाई लोग आप लोगों का पौवा तो बढ़ता ही जा रहा है यार, यूपीएससी तक की एग्जाम क्लियर कर लोगे अभी आप लोग, ठीक है क्या कोई आपके आजू बाजू में जिससे आपको मतलब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी निकालना है, लड़कों या लड़कियों को भी निकालना हो सकता है। वो था ना एक गाना था, आप लोगों कितने लोगों ने देखा है वो गाना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, तो आप लोग यूपीएससी यूपीएससी क्लियर कुछ कर लोगे, फिर वही गाना बजेगा आपके बैकग्राउंड में। तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का याद रखना है, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है। पहले वियना कन्वेंशन हुआ था आपका 1985 के अंदर में, ठीक है, फिर 1987 के अंदर में आप लोगों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। वियना कन्वेंशन में पहली बार बात उठी थी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको ओजोन लेयर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर उसी के बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, साइन किया गया। तो वियना कन्वेंशन पहले हुआ था, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, दोनों के दोनों ओजोन लेयर से रिलेटेड थे, ठीक है। वियना कन्वेंशन हुआ था आप लोगों का 1985 के अंदर में, और उसी के तहत जो है बाद में आपका 16 सितंबर 1967 को, ठीक है, 87 को, 87 क्या बोलेंगे आप लोग उसको, अलग अलग बोला जाता है, ठीक है, 86 87 आप लोग क्या बोलते हो, किस तरीके से उसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करते हो हिंदी में, ठीक है। 1987 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का साइन हुआ, 1988 के अंदर में वो लागू हुआ था, ठीक है। नाउ देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है, नदी द्वीप। तो विश्व का ये आप लोगों का बीपीएससी टीआरई के अंदर में, ठीक है, यूपीएससी की एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है, सुपर टेट के अंदर में, आप लोगों का यूपी टेट के अंदर में, आपके डी ट्रिपल एसबी के अंदर में कई बार आ चुका है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है फ्रेंड्स ये है मजूली आइलैंड। कौन से राज्य में, स्टेट का नाम बताओ जल्दी से, कौन से स्टेट के अंदर में, कौन से स्टेट में है। उस स्टेट के अंदर में इस मजूली द्वीप को पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट है आसाम, आसाम स्टेट के अंदर में कौन सी नदी पर है, चलिए ये बताइए, ठीक है। ये मजूली आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, कौन सी रिवर पर है, रिवर, रिवर पर है, बताइए जल्दी से कौन सी रिवर है। और आज उस रिवर की मैंने आप लोगों को एक सहायक नदी के बारे में बताया है, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे लिंक करेंगे, पूरा लेक्चर क्यों देखना है आप लोगों ने, मतलब शुरुआत से आखिरी तक क्यों देखना है, क्योंकि मैं लिंक कर करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। मजूली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र, और आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी के बारे में पढ़ा है। वो कौन सी सहायक नदी थी जिसके बारे में पढ़ा है, देखिए बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पर में कमेंट के अंदर में, ठीक है, सभी लोग आंसर करते जाइए यहाँ पर। कौन सी सहायक नदी थी ब्रह्मपुत्र की जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है, वो आप लोग बताएंगे मुझे, ओके। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से आसाम के अंदर में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स मजूली आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवर के ऊपर में बसा हुआ आइलैंड। राजा राममोहन रॉय ने किस संगठन की स्थापना ब्राह्मो समाज से पहले की थी। अब मैं आप लोगों को एक प्रूफ के साथ में इसको जो कवर करना चाहूंगा। 800 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे तो हम लोग जो है 1000 क्रॉस कर जाएंगे। और मैंने आप लोगों से कहा हुआ भी है कि 2000 बच्चे जैसे ही हमारे होंगे मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा वाला 200 क्वेश्चन की टेस्ट भी दूंगा आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों की एक लाइव ओनली टेस्ट भी होने वाली है, ठीक है। नॉलेज कैप्सूल बहुत हेल्पफुल है सर, चलो थैंक यू वेरी मच जी। चलिए सुगंधा गुप्ता बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके फ्रेंड्स, तो ब्राह्मो याद रखना है आप लोगों ने, आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है, 1815 के अंदर में। अब इसका मैं जो 1828 और 1814 1815 का जो डाउट है वो क्लियर ही कर देता हूं आप लोगों का, डोंट वरी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो है सबसे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है हमारे लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है फ्रेंड्स की उनकी खुद की वेबसाइट पे क्या लिखा है ब्राह्मो समाज की। तो आप लोग खुद देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ब्राह्मो समाज की वेबसाइट निकाल ली, द ब्राह्मो समाज .net, ठीक है, द ब्राह्मो समाज .net। उसी वेबसाइट के ऊपर में आप लोग देखोगे तो ब्राह्मो समाज से पहले जो है फ्रेंड्स कलकत्ता के अंदर में, ठीक है, आपको 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन कई सारे जगह पे 1814 भी लिखा हुआ है। अरे वो 1814 के अंदर में राधानगर में उनका जन्म हुआ था, राधानगर से वो कलकत्ता में आकर बस गए थे, ठीक है, कलकत्ता में आकर बस गए थे 1814 में, बट उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 के अंदर में। और इसी वेबसाइट के ऊपर में आप लोगों का दिया हुआ है कि ब्राह्मो समाज की स्थापना उन्होंने जो है वो की थी 1828 के अंदर में, ठीक है, इसी वेबसाइट के अंदर में दिया है। तो भाई उनकी खुद की वेबसाइट जो है ये ऑथेंटिक सोर्स मानी जाएंगी किसी भी जानकारी के लिए, ठीक है, इनकी क्योंकि खुद की वेबसाइट है ये, ठीक है, ब्राह्मो समाज और बाकी जो कार्यक्रम होते हैं ना उनके उसी से रिलेटेड। ओके चलिए,
तो 1815 के अंदर में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी और उसके बाद में उन्होंने जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ओके, ये 2 पॉइंट आप लोगों ने हम लोग याद रख लिया है सर, ये सीरीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो थैंक यू वेरी मच दीक्षा जी। चलिए, तो तत्वबोधिनी सभा, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने स्थापित किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन रॉय के चेले थे ये। चेले मतलब समझता ना, उनके अनुयायी, उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। अगर ये नरेंद्र मोदी है तो ये अमित शाह है, ये अगर अरविंद केजरीवाल है तो ये मनीष सिसोदिया है। समझ गए ना आप लोग, एनोलॉजी समझ गए मतलब। ठीक है, तो उनके बाद के सेकंड नंबर के व्यक्ति थे। तो उनकी मृत्यु के बाद में, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद में तत्वबोधिनी सभा की उन्होंने स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन रॉय के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। कहा की थी? ये यूपी टीजीटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। बॉम्बे में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, चलो नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, आज ईद के अवसर पर 51% ऑफ है फ्लैट आप लोगों के लिए। तो आप लोग आज जो है वो जुड़ सकते हो 51% फ्लैट ऑफ के साथ में आप लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, तारीख उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख उल हिंद या तारीख हिंद इसको कहा जाता है। इस पुस्तक को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तारीख उल हिंद, ठीक है, या तारीख हिंद इसको कहते हैं। इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तो ये लिखा था तुम्हारे चचा के लड़के अल बरूनी ने। ठीक है, तो अल बरूनी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है किसके साथ भारत आया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी, ठीक है, गजनवी ने भारत पर हमला किया था। तो वो अपने साथ में अल बिरूनी को भी लेकर आया था। तो अल बिरूनी जो था, उसने भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। तारीख उल हिंद या तारीख हिंद भी इसको बोला जाता है, या इसको किताबुल हिंद भी बोलते हैं। किताब उल हिंद भी बोला जाता है इसको। ये पता है कौन सी भाषा में लिखी थी? ये भाषा जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये पूछा गया था आप लोगों का पीजीटी के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक। ठीक है, ये पुस्तक जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी के एग्जाम के अंदर में। तो आंसर था अरेबिक, अरबी भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो अरेबिक भाषा में, अरबी भाषा में लिखा था ये अल बिरूनी ने। फारसी भाषा में नहीं लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था भाई। ठीक है, इसी वजह से काफी सारे बच्चे जो है वो जो है इसमें कंफ्यूज हो गए थे उस क्वेश्चन के अंदर में। अरबी भाषा उसका सही आंसर है, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा था अल बिरूनी ने। ठीक है, अल बिरूनी का जन्म कहां पर में हुआ था? ये एनसीईआरटी के आई थिंक शायद 5वीं कक्षा की पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, आज का जो उज्बेकिस्तान का इलाका है ना, वहां पर में इसका जन्म हुआ था अल बिरूनी का। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तारीख हिंद, किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद इसको कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अकबरनामा के ब्लैंक खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकबरनामा का, ठीक है, कौन सा खंड है? देखो, अकबरनामा जो पुस्तक है ना, ये आप लोगों की लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल। अबुल फजल अकबर का लंगोटिया यार था, उनका दरबारी कवि भी था। एक दरबारी भी था, दरबारी कवि नहीं, दरबारी था उनका। ठीक है, अबुल फजल, तो उनका दोस्त भी था और उनका ये अच्छा खासा वजीर के रूप में भी काम करता था। अकबरनामा उसने ही लिखी अकबर के बारे में। तो इसने 3 खंडों में लिखा है। पहला खंड जो है उसमें अकबर के पूर्वज जो है उनके बारे में जानकारी दी गई है। अकबर के पूर्वजों के बारे में, पूर्वजों के बारे में जानकारी दी गई। अकबर के जो एंसेस्टर्स है उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, दूसरा वाला जो खंड है उसमें अकबर के समय के जो घटनाएं, उस समय की जो घटनाएं घटी थी, उस समय की घटनाएं, उस समय की जो घटनाएं हैं, कहीं पे बाढ़ आई, भूकंप आया, या कोई और घटना घटी जो है, उसके बारे में जानकारी दी गई। उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। और जो तीसरा खंड है वो बेसिकली आईने अकबरी है, अकबर का कानून, आईने अकबरी। ठीक है, इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई। उस समय में कितना टैक्स लिया जाता था, किससे कितनी वेज मिलती थी, वेज का मतलब कितनी सैलरी किसको मिलती थी, पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, सांख्यिकीय डेटा जो है पूरा आप लोगों को इसमें आईने अकबरी में दिया है। तो अकबर का कानून और अकबर के प्रशासन के बारे में और अकबर के समय में जो भी इकोनॉमी होती थी उसके बारे में जानकारी आईने अकबरी में मिलती है, जो तीसरा नंबर का खंड है अकबरनामा का। तो पूरा अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। कितने खंडों में लिखा है? 3 खंड में लिखा है उसने, 3 खंडों में लिखा है। और तीनों खंडों में से कौन कौन से खंड में किस बारे में जानकारी दी गई है वो आप लोगों को है। ठीक है, ओके, तो पहला पूर्वजों के बारे में, दूसरा उस समय की घटनाओं के बारे में, और तीसरा आईने अकबरी है जिसमें अकबर के समय के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए तुजू के बाबुरी किसने लिखी है पुस्तक? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट दोनों के अंदर में डेटा दिया गया है। जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, क्योंकि यही आपका जो एक
कंट्रीब्यूशन है वो हमें मोटिवेट करता है कि आप लोगों को हर रोज हर दिन जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाया जाए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाए। तो तुजू के बाबुरी बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। हुमायूं जो नामा है, क्या ये हुमायूं ने लिखी थी? नहीं, ठीक है। तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर मैं ना एक चीज याद रखना है, तुजू के बाबुरी और तुजू के जहांगीरी, ये केवल दो ऐसी पुस्तकें हैं जो मुगल बादशाहों ने खुद लिखी, खुद की आत्मकथा। तो ऐसे कितने मुगल बादशाह हुए जिन्होंने जिन्होंने जो है खुद की आत्मकथा लिखी है? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स बाबर और जहांगीर, बस ये दो है। ये पहले आप लोग लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये कई बार एग्जाम में आया है कि कितने मुगल बादशाह हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? केवल दो। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, क्या उसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लिखा वो? क्योंकि बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तुम्हारे भाई को ज्यादा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का था, ठीक है, सिर्फ नशेड़ी था, गंजेड़ी था और कुछ नहीं, मतलब बाकी कोई और उसके अंदर में ये थे नहीं, उसके अंदर में कुछ दोष नहीं थे, ठीक है। और कभी भी दारू पी के पड़ा रहता था, बस इतना सही था, और बाकी कुछ दोष नहीं था उसके अंदर में। मतलब इवन जब वो लाइब्रेरी में जाता था तब भी जो है गांजा फूक के जाता था, बस इतना सही दोष था, बाकी बाकी अच्छा लड़का था वो, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर में वो सीढ़ियों से उतर रहा था, ठीक है, सीढ़ियों से उतर रहा था, तो नशे में था, तो वो पैर लड़खड़ाए, गिर गया और चोट लग गई उसको, ठीक है, और मर गया वो। बाकी अच्छा लड़का था। तो हुमायूं नामा जो है उसकी बहन जो थी गुलबदन बेगम, उसकी बहन थी, उसने लिखी है, ठीक है। तो हुमायूं के पास में इतना समय नहीं मिला कि उसने खुद की आत्मकथा लिख पाए, तो उसकी बहन ने लिखा था। तो गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। तो अपने भाई के लिए उसने जो है वो उसकी कहानी लिखी, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो है फ्रेंड्स, आलमगीर नामा आज मैंने बीपीएससी की क्लास जो हो रही थी सुबह आप लोगों की, उसमें भी करवाया था। मोहम्मद काजिम ने लिखी है, औरंगजेब का इतिहास है इसके अंदर में। और शाहजहां नामा इनायत खान ने। तो ये क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर में अक्सर पूछे जाते हैं आप लोगों के, ये वो क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। चलिए, ओके। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो है उनकी सिस्टर थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सिस्टर थी उनकी, बहन थी। महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? आप कभी महाबलीपुरम गए हो? ठीक है, महाबलीपुरम कौन से राज्य में है ये तो बता दो सबसे पहले आप लोग। तो महाबलीपुरम जो है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के अंदर में है, तमिलनाडु के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो वहां पर में पंच रथ टेम्पल या रथ टेम्पल उसको बोला जाता है। तो रथ टेम्पल जो है आप लोगों का, ठीक है, ये किसके समय में बनाया गया था? पल्लव राजाओं के समय में बनाया गया था, पल्लव राजाओं के समय में। ये आप देख रहे हो, पंच टेम्पल या पंच रथ टेम्पल क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि यहाँ पर में एक पहाड़ था। अब देखो, समझो, एक इमेजिन करो, यहाँ पर में पूरा पहाड़ है, ठीक है, ये कलर से बना देता हूँ, ये पूरा पहाड़ है एक, ओके, ये पूरा पहाड़ था, ठीक है, पहाड़ पहाड़ पहाड़, अरे पहाड़ आजा पहाड़, ठीक है, ये पूरा पहाड़ था। फिर पहाड़ को जो है फ्रेंड्स काट कर, ये समझिए आप लोग, ये पूरा पहाड़ था, पहाड़ को ऐसा तराशा गया और पहाड़ को पूरा वहां से मिट्टी हटा के बस ये मंदिर मोनोलिथ बना दिया गया। मोनोलिथ का मतलब होता है कि एक ही पत्थर को तराश कर मंदिर बनाना। तो ये पूरा पहाड़ था यहाँ पर में, पहाड़, अब देखो पहाड़ गायब हो गया, सिर्फ मंदिर मंदिर बसा, वो पहाड़ की मिट्टी को उखाड़ उखाड़ के उन्होंने मंदिर बना दिया। तो 5 लोगों को समर्पित है ये, ठीक है, वो धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर, ठीक है, भीम का मंदिर, अर्जुन का, ठीक है, नकुल और सहदेव, ये हो गए 5 भाई पांडव, और यहाँ पर में उनकी मैडम द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा, द्रौपदी जो है उसका भी मंदिर है। तो 5 रथ मंदिर यहाँ पर में आपको मिलेंगे, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड। पल्लव डायनेस्टी के समय में तुम्हारे चचा के लड़के महेंद्र वर्मन एक जो था, उनके समय में जो है फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू किया गया था, और नरसिंह वर्मन एक जो था उनका बेटा, उन्होंने इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है। तो पल्लव राजाओं के समय में बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्न में से कौन सा विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, जल्दी बताइए, यहां पर में निम्न में से कौन सा विश्व में मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन का मतलब होता है जो फ्रेंड खारे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, खारे पानी के अंदर में। तो नामधाफा राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, ठीक है, बाल फाखरम राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरबन। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो है ना, वहां पर में बहुत सारे मैंग्रोव वन, खारे पानी वाले जंगल पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आप लोगों का फ्रेंड्स। तो यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा सुंदरबन, ठीक है। तो सुंदरबन जो है वो आप लोगों का मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, सुंदरबन, यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा सुंदरबन फॉरेस्ट, ठीक है। तो सुंदरबन आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर खारे पानी में रहने वाले जो फॉरेस्ट है उनके लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यूनेस्को के अंदर में भी इसको शामिल किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी यो का संगम वहां पर में होता है, इस तरीके से पूरी नदियां है, ठीक है, वहां पर में बना है, ठीक है।
दलदली भूमि होती है वहां पर में, तो दलदली भूमि में भी ये रह सकते हैं। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? देखो, पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा जो है आपका लावा है, ये बाहर आता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। और ये यहाँ पर में जब ये ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद में जो चट्टान बनती है, सबसे पहली चट्टान, पृथ्वी के अंदर में पिघला हुआ जो पूरा मटेरियल है, अगर वो बाहर आ जाए और बाहर आके सूख जाए तो वो चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो ये जितनी भी चट्टाने पहाड़ वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, ये सब इसी प्रकार से बने हैं। तो मैग्मा के ठंडा होने से जो सबसे पहली चट्टान बनती है पहले प्रकार की, बाद में उसका रूपांतरण हो सकता है किसी और प्रकार में, लेकिन सबसे पहली जो चट्टान बनती है वो इग्नियस रॉक होती है। इसको प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही बनती है, फिर बाद में समय के साथ में ये किसी और इसमें बन सकती है। तो प्राइमरी चट्टाने या प्राइमरी रॉक्स भी इनको कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स। ठीक, रॉक उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, आगे क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना कि आज जो है फ्रेंड्स 51% ऑफ है आप लोगों का, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ओके, चलिए, आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को यहाँ पर मैं आ रहा होगा सब कुछ सही से। ठीक है, तो मंगल का लाल रंग जो है किसके कारण है, ये बताना है आप सभी लोगों ने। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? बहुत जल्दी होगी मौसम मारिया जी। तो मंगल ग्रह जो है इसका लाल, ये लाल ग्रह कहा जाता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, सुपर टेट में आया था ये क्वेश्चन, सुपर टेट 2018 के अंदर में, सुपर टेट। ठीक है, 2018 में आया था क्वेश्चन, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। वो लाल ग्रह क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसके ऊपर में आयरन ऑक्साइड मौजूद है बहुत ज्यादा। अच्छा, आयरन ऑक्साइड को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि आयरन को ही आप लोग फेरस बोलते हो, है ना, आयरन को ही फेरस भी कहा जाता है। तो आयरन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड एक ही बात है। तो FeO वहां पर में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, इसी वजह से होता है। लाल कलर का दिखता है ये मंगल ग्रह, क्योंकि उसके ऊपर में फेरस ऑक्साइड की पूरी परत चढ़ी हुई है। अच्छा, मंगल के कितने चंद्रमा है? ठीक है, जैसे हमारे पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है, एक ही चांद है। ओके, एक चांद है, चंद्रमा बोलते हैं हम लोग उनको, हमारा मून। वैसे ही मंगल ग्रह के ऊपर में जो है मंगल ग्रह के ऊपर में जो है वो दो चंद्रमा है, उसके नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, जैसे हमारे यहाँ पर में हम बोल देते हो ना कि तुम चांद हो मेरी, ठीक है, तो लड़की समझ जाती चलो एक ही हूं मैं इसकी जिंदगी की। ठीक है, लेकिन वहां पर में अगर बोले कि तुम मेरी चांद हो तो मतलब एक और दूसरी वाली कौन है करके, ये हो सकता है। अच्छा, एक और चीज थी, एक और चीज बताता हूँ आपको। एक बार एक लड़के ने, ठीक है, लड़की से कहा कि यार तुम बिल्कुल चांद की तरह सुंदर हो। ठीक है, लड़की ने पलट के जवाब दिया बट तुम नील आर्मस्ट्रांग नहीं हो। वो लड़का बेचारा परेशान, वो सोच रहा है कि यार मतलब इसने क्या बोल के गई है करके। आप लोगों में से भी आधे लोगों को समझा नहीं होगा, ठीक है, पता नहीं अब जितने लोगों को समझा जो ठीक है। वो बेचारा लड़का अभी तक परेशान है कि बोला क्या उसने। सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस, जो को ब्लैंक के रूप में भी कहा जाता है, मतलब सीरियस जो है उसको क्या कहा जाता है? कितने लोगों को समझा था जोक? सीरियस जो तारा है, ठीक है, जो हमारे आकाश में दिखने वाला सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, उसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, डॉग स्टार। तो हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? उसका नाम है सीरियस, उसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। ओके, तो आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा सीरियस है, इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ओके, सीरियस। ठीक है, चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 894 लाइक्स हो चुके हैं, 1000 का टारगेट जल्दी जल्दी से आप लोगों को करना है आप लोगों ने। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पुहर वाज द पोर्ट ऑफ पांड्या, मदुरई वाज द पोर्ट ऑफ चोला। तो देखिए, पुहर जो है ना, पुहर नाम की जो जगह है, इसको कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, कावेरी पट्टनम, पट्टनम। तो आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि कावेरी पट्टनम को पहले क्या नाम से जाना जाता था, तो पुहर के नाम से जाना जाता था, मदुरई। अब मदुरई जो है फ्रेंड्स, ये पोर्ट है ही नहीं, ये बीच में है। तो मदुरई जो है ये पांड्या लोगों की राजधानी है थी, पांड्या, मदुरई पांड्या लोगों की राजधानी थी, चोला लोगों की तो थी ही नहीं है। ठीक है, राजधानी थी, तो पोर्ट सिटी चोला लोगों की होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये तो गलत है। मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्या लोगों की। ये याद रखना है आप लोगों ने, मदुरई पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मदुरई पहले लिखो, मदुरई पांड्या लोगों की राजधानी थी। पुहर जो है फ्रेंड्स, ये चोल लोगों का, पांड्या नहीं, चोल लोगों का बंदरगाह वाला शहर था। ठीक है, पुहर या कावेरीपट्टनम ये किसका था? चोलाज। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चोल लोग जो थे उन लोगों का बंदरगाह वाला शहर था ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है,
तो आंसर यहां पर में हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं, उल्टा सीधा दिया हुआ है। और दूसरी चीज, अगर ये बोलता भी कि मदुरई वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ, अगर ऐसा बोलता ये, ठीक है, मदुरई, मदुरई, ठीक है, इज, या वॉज लिख लेते, चलो, वॉज दी पोर्ट सिटी, पोर्ट का मतलब बंदरगाह, ठीक है, जहां जहाज रुकते, पोर्ट सिटी ऑफ पांड्या, क्या ये सही होता? बताइए जल्दी से, क्या ये सही स्टेटमेंट होता? पांड्या लिख दिया मैंने, अब आप लोगों के लिए बताओ, पोर्ट सिटी होता क्या वो? नहीं, क्योंकि वो पोर्ट नहीं है, ठीक है, पोर्ट सिटी नहीं है वो, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये मान लीजिए तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु यहाँ पर में वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ था वो आप लोगों का, ना कि समुद्र के किनारे पे मदुरई, वैगई नदी के किनारे पे था, पोर्ट नहीं था वो, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पोर्ट नहीं था मदुरई, पांड्या लोगों की राजधानी था, बंदरगाह वाला शहर नहीं था वो, कैपिटल था। बंदरगाह मतलब समुद्र के किनारे वगैरह पे होना चाहिए वो। तो ये आप देख सकते हो कि वैगई नदी के किनारे पे यहां पर में था वो, ठीक है, मदुरई आपका। नाउ फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो प्रस्तुत किया था, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी ने, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी, इन्होंने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास में है? 10 बार, ठीक है, 10 टाइम्स। ये जो है सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास में, ठीक है, 10 बार उन्होंने जो है वो बजट प्रस्तुत किया है, अधिकतम बार, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो हमारे भारत के पहले जो है वो उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, पहले नंबर के उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई। तो ये आप ये सॉरी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मोरारजी देसाई जो है ये आपके सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री और सबसे ज्यादा बार जो है बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास में है। पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ये 2-3 पॉइंट जो है वो आप लोगों को मैंने याद करवा दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का लेक्चर था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज जो है फ्रेंड्स फ्लैट 51% ऑफ है आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए फ्रेंड्स, टीम आपकी मदद कर देंगी। इसके अलावा आप लोग डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा, बोला था कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा, भद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी बताना है आप लोगों ने, किसमें जाकर मिल जाती है? मानस नदी किसमें जाकर मिलती है? मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ये आप लोग मुझे बता दीजिए। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोग ये बता दीजिए कि हमारे जो भारत के अंदर में, ठीक है, किताबुल हिंद लिखी गई थी, किताब उल हिंद, ठीक है, ये किसने लिखी थी और कौन सी भाषा में लिखी थी? किसने और भाषा, किसने किसने लिखी थी और उसकी भाषा क्या थी, ठीक है, भाषा कौन सी थी? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हो, इसी तरीके से आंसर करना है आप लोगों ने। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। 988 लाइक्स हो गए, जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आज जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में सुनहरा अवसर है टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करने का। नॉलेज कैप्सूल बेस्ट है सर, क्योंकि पर टॉपिक पर ध्यान देकर अलग से नहीं बताया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अनुपम गोस्वामी जी, टीचिंग परीक्षा इसी चीज के लिए फेमस है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आए, नए तरीके से जो है वो आप लोगों को पढ़ाई के अंदर में एंगेज रखे। ये सबसे यूनिक चीज है और इसीलिए नॉलेज कैप्सूल जो है आप लोगों का लाया गया था। आपका अभी बीपीएससी के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, DSSB के अंदर में, और आगे में और भी और एग्जाम्स के अंदर में उसको और एक्सपांड किया जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अच्छा, टेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों की आज आज जो भी आपको पढ़ाया गया उसकी टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। टेस्ट की लिंक आपको दे दी गई है, जितने भी बच्चे हैं ये टेस्ट दे सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट दे दीजिए पहले,
और उसके बाद में आप लोग जो है आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जो बच्चे लाइव है उन्हीं के लिए है, तो लाइव देखा कीजिए क्लास को, तो आप लोगों को फायदा होगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू बाय, थैंक यू। बिल्कुल टेस्ट की लिंक आपको पिन कर दी गई है, आप टेस्ट दे सकते हो जाके। थैंक यू।